आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं अब नई वीडियो पेश करना चाहती हूँ जिसमें एक मार्मिक कहानी है और मैं आप सबको त्योहारों की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और आगे भी प्रार्थना ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी की जिंदगी में सुख शांति समृद्धि स्वास्थ्य संपन्नता प्रदान करे। और अब मैं एक कहानी प्रस्तुत कर रही हूँ। एक जज अपनी पत्नी को क्यों दे रहे थे तलाक, रोंगटे खड़े कर देने वाली स्टोरी को बताने जा रही हूँ। कल रात एक ऐसा बकाया हुआ जिसने मेरी जिंदगी के कई पहलुओं को छू लिया। करीब 7 बजे होंगे, शाम का 7। मोबाइल बजा, उठाया तो उधर से रोने की आवाज आ रही थी। मैंने शांत कराया, पूछा कि भाभी जी आखिर हुआ क्या। उधर से आवाज आई, आप कहाँ हैं और कितनी देर में आ सकते हैं। मैंने कहा, आप परेशानी तो बताइए, और भाई साहब कहाँ हैं, माता जी किधर हैं, आखिर हुआ क्या है। लेकिन उधर से केवल एक रटी आ रही थी, आप आ जाइए। मैंने आश्वासन दिया कि मैं कम से कम 1 घंटा पहुंचने में लगेगा। जैसे तैसे पूरी घबराहट के साथ मैं पहुंचा। देखा तो भाई साहब, हमारे मित्र जो जज हैं, सामने बैठे हुए हैं। भाभी जी रोना चीखना कर रही हैं। 12 साल का बेटा भी परेशान है। 9 साल की बेटी कुछ नहीं कह पा रही है। मैंने भाई साहब से पूछा कि आखिर क्या बात है। भाई साहब कोई जवाब नहीं दे रहे थे। फिर भाभी जी ने कहा, ये देखिए तलाक के पेपर, ये कोर्ट से तैयार करा के लाए हैं और मुझे तलाक देना चाहते हैं। मैंने पूछा, ये कैसे हो सकता है। इतनी अच्छी फैमिली है, 2 बच्चे हैं, सब कुछ सेटल्ड है। प्रथम दृष्टि में मुझे लगा ये मजाक है, लेकिन मैंने बच्चों से पूछा, दादी किधर है। बच्चों ने बताया, पापा ने उन्हें दिन दिन पहले नोएडा के वृद्धाश्रम में शिफ्ट कर दिया है। मैंने घर के नौकर से कहा, मुझे और भाई साहब को चाय पिलाओ। कुछ देर में चाय आई। भाई साहब को बहुत कोशिशों की चाय पिलाने की, लेकिन उन्होंने नहीं पी और कुछ ही देर में एक मासूम बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगे। बोले, मैंने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। मैं अपनी 61 साल की माँ को कुछ लोगों के हवाले करके आया हूँ। पिछले साल से मेरे घर में उनके लिए इतनी मुसीबतें हो गई थी कि पत्नी ने कसम खा ली थी कि मैं माँ जी का ध्यान नहीं रख सकती। ना तो ये उनसे बात करती थी और ना ही मेरे बच्चे बात करते थे। रोज मेरे कोर्ट से जाने के बाद माँ खूब रोती थी। नौकर तक भी अपनी मनमानी से व्यवहार करते थे। माँ ने 10 दिन पहले ही बोल दिया था, बेटा तू मुझे ओल्ड होम एज होम में शिफ्ट कर दे। मैंने बहुत कोशिश की पूरी फैमिली को समझाने की, लेकिन किसी ने भी माँ से सीधे मुंह बात नहीं की। जब मैं 2 साल का था, तब पापा की मृत्यु हो गई थी। दूसरों के घरों में काम करके मुझे पढ़ाया, मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं जज हूँ। लोग बताते हैं माँ कभी दूसरों के घरों में काम करते वक्त भी मुझे अकेला नहीं छोड़ती थी। उस माँ को मैं ओल्ड इज होम में शिफ्ट करके आया हूँ। पिछले 3 दिनों से मैं अपनी माँ को एक एक दुख को याद करके तड़प रहा हूँ, जो उसने केवल मेरे लिए उठाए। आज भी याद है, जब 10वीं की परीक्षा में अपीयर होने वाला था, माँ मेरे साथ रात रात भर बैठी रहती थी। एक माँ को बहुत फीवर हुआ। मैं तभी स्कूल से आया था। उसका शरीर गर्म था, तड़प रहा था। मैंने कहा, माँ तुझे फीवर है। हंसते हुए बोली, अभी खाना बना रही थी इसलिए गर्म है। लोगों से उधार मांगकर मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय में LLB की तक पढ़ाया। मुझे ट्यूशन तक नहीं पढ़ाने देती थी कि कहीं मेरा टाइम खराब ना हो जाए। कहते कहते रोने लगे। बोले, जब ऐसी माँ के हम नहीं हो सके तो हम अपने बीवी और बच्चों के क्या होंगे। हम जिनके शरीर के टुकड़े हैं, आज हम उनको ऐसे लोगों के हवाले कर रहे हैं जो उनकी आदत, उनकी बीमारी, उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। जब मैं ऐसी माँ के लिए कुछ नहीं कर सकता, तो मैं किसी और के लिए भला क्या कर सकता हूँ। आजादी अगर इतनी ही प्यारी है और मेरी माँ बोझ लग रही है, तो मैं पूरी तरह आजादी देना चाहता हूँ। जब मैं बिना बाप के पल गया तो ये बच्चे भी पल जाएंगे। इसलिए मैं तलाक देना चाहता हूँ। सारी प्रॉपर्टी इन लोगों के हवाले करके उस ओल्ड एज होम में रहूंगा। कम से कम मैं माँ के साथ तो रह सकता हूँ।
और अगर इतना सब कुछ करके माँ आश्रम में रहने के लिए मजबूर है, तो एक दिन मुझे भी आखिर जाना है पड़ेगा। माँ के साथ साथ रहते हुए आदत भी हो जाएगी, माँ की तरह तकलीफ तो नहीं होगी। जितना बोलते उससे भी ज्यादा रो रहे थे। बातें करते करते रात के 12:30 बज गए और मैंने भाभी जी के चेहरे को देखा। उनका भाव प्रायश्चित और ग्लियानी से भरा हुआ था। मैंने ड्राइवर से कहा, अभी हम लोग नोएडा जाएंगे। भाभी जी, बच्चे, हम सब लोग नोएडा पहुंचे। बाहर ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर गेट खुला। भाई साहब ने उस गेट कीपर के पैर पकड़कर बोली, मेरी माँ को, मैं उसको लेने आया हूँ। चौकीदार ने क्या कहा, क्या करते हो साहब? भाई साहब, मैं जज हूँ। तो चौकीदार ने कहा, जहाँ सारे सबूत सामने हैं तब तो आप अपनी माँ के साथ न्याय नहीं कर पाए, औरों के साथ क्या न्याय करते होंगे साहब? इतना कहकर हम लोगों को वहीं रोक कर वह अंदर चला गया। अंदर से एक महिला आई जो वार्डन थी। उसने बड़े कतार शब्दों में कहा, 2 बजे रात को आप लोग लेके जाके कहीं मार दे तो मैं अपने ईश्वर को क्या जवाब दूंगी? मैंने सिस्टर से कहा, आप विश्वास करिए, ये लोग बहुत बड़े पश्चाताप में जी रहे हैं। अंत में किसी तरह मैं कमरे में ले गई। कमरे का जो दृश्य था उसको कहने की स्थिति में नहीं था। केवल एक फोटो जिसमें पूरी फैमिली, और वो भी माँ जी के बगल में, जैसे किसी बच्चे को सुला रखा है। मुझे देखो तो लगा बात ना खुल जाए, लेकिन जब मैंने कहा हम लोग आपको लेने आए हैं, तो पूरी फैमिली एक दूसरे को पकड़कर रोने लगी। आसपास के कमरों में और भी बुजुर्ग थे। सब लोग जागकर बाहर तक ही आ गए। उनकी आंखें नम थी। कुछ समय बाद चलने की तैयारी हुई। पूरे आश्रम के लोग बाहर तक आए। किसी तरह हम लोग आश्रम के लोगों को छोड़ पाए। सब लोग इस आशा से देख रहे थे कि शायद उनको भी कोई लेने आए। रास्ते भर बच्चे और भाभी जी तो शांत ही रहे, लेकिन भाई साहब, माता जी एक दूसरे की भावनाओं को अपने पुराने रिश्ते पर बिठा रहे थे। घर आते आते करीब 3:45 हो गए। भाभी जी ने अपनी खुशी की चाबी कहा, ये समझ गई थी। मैं भी चल दिया, लेकिन रास्ते में वो सारी बातें और दृश्य घूमते रहे। माँ केवल माँ होती है, उसको मरने से पहले ना मारे। माँ हमारी ताकत है, उसे बेसहारा ना होने दें। अगर हम वह कमजोर हो गई तो हमारी संस्कृति रीढ़ कमजोर हो जाएगी। बिना रीढ़ के समाज कैसे होता है, किसी से छुपा नहीं है। यदि आपके परिचित परिवार में ऐसी कोई समस्या हो तो उसे जरूर पढ़ाएं। बात को प्रभावी ढंग से समझाने, कुछ भी करें, लेकिन हमारी जननी को बेसहारा बेघर ना होने दें। अगर माँ की आंखों से आंसू गिर गए तो ये कर्ज कई जन्मों तक रहेगा। यकीन मानना, सब होगा तुम्हारे पास, पर सुकून नहीं होगा। सुकून सिर्फ माँ के आंचल में होता है। उस आंचल को बिखेरने मत देना। कृपया आप इस कहानी को पढ़ें, सुने, और अपने आसपास में किसी के भी माँ ऐसे परेशान हो तो उसके सहायता कीजिए। मेरी आप लोगों से प्रार्थना है, भगवान से प्रार्थना है कि ऐसा दर्द किसी को ना मिले। जय श्री राम।